नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। अभी तो 4 दिन ही हुए हैं एनडीए सरकार बने हुए और महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक और अब तो यूपी से भी एनडीए और बीजेपी में रार की खबरें जो है वो सामने आ रही हैं। एनडीए और भारतीय जनता पार्टी में टकराव की स्थिति पैदा हो गई है और एनडीए सरकार अब संकट में नजर आ रही है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन नीतीश कुमार चाहते हैं कि इसी साल चुनाव कराए जाए ताकि जो अभी उनको सीटें मिली हैं, जितना उनको फायदा हुआ है जितनी सीटों पर, तो उसका जो फायदा है वो उनको विधानसभा चुनाव में भी हो। और उनका ये भी कहना है, वो लगातार प्रेशर बना रहे हैं कि उनके ही चेहरे को सामने रखकर बिहार का चुनाव भी लड़ा जाए। फिलहाल वो खामोश है और खामोश रहकर नीतीश कुमार अपनी रणनीति बना रहे हैं और ऐसा कहा जाता है कि जब नीतीश कुमार खामोश रहते हैं तो वो तूफान से पहले की शांति होती है और ऐसा ही कुछ नजर भी आ रहा है। और कल कैबिनेट की बैठक भी उन्होंने बुलाई, जो कि 3 महीने से नहीं बुलाई गई थी, लेकिन कल वो मीटिंग बुलाई गई, काफी सारे फैसले उसमें लिए गए। वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो वहां पर भी पहले तो शिंदे ही बोल रहे थे, अब तो अजीत पवार भी हार का ठीकरा बीजेपी फर्क फोड़ रहे हैं, साफ तौर पर केंद्र सरकार को उसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। क्या कहा है उन्होंने आगे आपको बताऊंगी। तो इस तरह से बीजेपी में पूरे यूपी में टकराव की स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है। यूपी में भी आपने देखा कल राजभर ने किस तरह से हार का ठीकरा योगी और मोदी पर फोड़ दिया, बाद में पता नहीं कैसे उन्होंने अपने बयान से पलटी मार ली। तो महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश तक तमाम जगहों पर देखने को मिल रहा है ये टकराव, और यहाँ तक कि अब आरएसएस भी खुलकर सामने आ गया है। तो ये सारी चीजें जो बीजेपी के सामने एक साथ आ रही हैं, आखिर इनका क्या असर पड़ेगा, किस तरह से बीजेपी जो है वो कंट्रोल करेगी इन सारी चीजों को, जिस तरह से जो बगावत के सुर कई दलों में नजर आ रहे हैं, इसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, इन्हीं तमाम चीजों पर हम चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर अखिल स्वामी सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, जैसा कि मैंने कहा कि तमाम जगहों पर ये जो स्थिति देखने को मिल रही है, सबसे पहले हम यूपी की बात करें तो राजभर ने कल जो उन्होंने बयान दिया और सीधे तौर पर कहा कि ये मोदी जी और योगी जी की हार है, उन्हीं की वजह से हुआ है। और बाद में पता नहीं क्या हुआ, कहाँ से फोन आया, क्या कुछ हुआ, उनके बेटे ने बयान जारी किया कि इस जो राजभर का बयान है वो ऐसा कहने की कोशिश ही नहीं कर रहे थे, जबकि वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। तो जो चीज सच है, साफ तौर पर दिखाई दे रही है, उसको भी आके डैमेज कंट्रोल करने की जो कोशिश हो रही है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, एक चीज तो ये देखिए, G7 में जब मोदी जी इटली गए तो वहां पे उनको उनका आगमन, उनकी एक प्रकार से अतिथि बनके गए थे, विशेष अतिथि बनके गए थे, क्योंकि G7 में तो हिंदुस्तान नहीं है, उनको विशेष आमंत्रण में बुलाया गया था। उनके स्वागत के लिए कौन लोग इटली में मौजूद थे, उसमें 2-3 तो मुझे ऐसा लग रहा था कोई बैंड बाजे वाले थे, एक ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल की एक अधिकारी थी और बाकी हिंदुस्तानी दूतावास के लोग थे। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जब भी विदेश गए हैं आज तक, आप पंडित जवाहरलाल नेहरू को देख लीजिए, इंदिरा जी को देख लीजिए, लाल बहादुर शास्त्री को देख लीजिए, राजीव गांधी को देख लीजिए, खुद वहां के प्रेसिडेंट को रिसीव करने आए हैं, क्योंकि भारत एक बड़ी शक्ति है और हमारी छवि पूरे विश्व में एक अलग प्रकार के देश की है। लेकिन जिस प्रकार का स्वागत, या मैं उसको स्वागत नहीं कहूंगा, जिस प्रकार का इस बार आतिथ्य इटली ने माननीय प्रधानमंत्री के लिए निभाया है, मैं मोदी जी से मेरी व्यक्तिगत जो भी उनकी विचारधारा से मेरी विचारधारा अलग हो, लेकिन वो देश के प्रधानमंत्री हैं, जिस प्रकार का निरादर हुआ है उनका इटली के अंदर, उनको रिसेप्शन में, पहली बात तो ये। दूसरी बात, जब मोदी जी वापस लौट के आए हैं, आप देखिए हिंदुस्तान के एयरपोर्ट में उनको रिसीव करने कोई नेता ही नहीं था बीजेपी का। हमेशा नड्डा जी रहते थे, जेपी नड्डा रहते थे, चलिए जेपी नड्डा ना होते, कोई दूसरा मंत्री तो होता, कोई भी मंत्री उनको स्वीकार करने के लिए, उनके आतिथ्य के लिए मौजूद नहीं था। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मोदी जी मान लीजिए लेमडक प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके बाद 240 केवल सांसद हैं और बाकी लोगों की बैसाखियों पे वो टिके हुए हैं, इसका मतलब क्या आप उनका स्वागत नहीं करेंगे? ये तो देखिए निरादर है। ये तो मेरे देश के प्रधानमंत्री, और मैं मोदी जी का बहुत सम्मान करता हूं, एज ए प्रधानमंत्री उनका सम्मान करता हूं, उनकी व्यक्तिगत नीतियों के मैं विरुद्ध हूं। जैसे वो अग्निवीर उन्होंने थोपा, जैसे उन्होंने किसानों के साथ अत्याचार अनाचार किया, जैसे उन्होंने नीट का, ये हिंदुस्तान का इतना बड़ा फ्रॉड है कि आज मेरे को इतना दुख हो रहा है अपने बच्चों को अवसाद में देख के, जिनको धोखा दिया गया है। और यहां देश के शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि ये इसमें कोई पेपर लीक नहीं हुआ है।
जबकि गुजरात के अंदर लोग पकड़े गए हैं, अरेस्ट हुए हैं। बिहार के अंदर एक दिन पहले पेपर लीक आउट हो गया था और वहां बच्चों को रात भर बैठ के उसको रटाया गया है, तभी पूरे के पूरे नंबर आए हैं लोगों के, बच्चों के। तो एक मंत्री जी कह रहे हैं बिना जांच के कि साहब पेपर लीक ही नहीं हुआ है। लाखों बच्चों के साथ जिस प्रकार की ये घटना घटी है, मैं उसके विरुद्ध हूं। माननीय मोदी जी क्योंकि प्रधानमंत्री हैं इसलिए वो उनका, लेकिन जिस प्रकार का निरादर उनका हुआ है, इटली के अंदर भी हुआ है और हिंदुस्तान के अंदर भी हुआ है, गलत है। और दूसरी बात यह है, अभी तो ओम प्रकाश राजभर ने कहा है, योगी जी मोहन भागवत जी से मिले हैं और जिस प्रकार से आरएसएस खुले आम मर्यादा का प्रश्न पढ़ा रहा है, पाठ पढ़ा रहा है मोदी जी को, और जिस प्रकार से उनकी आलोचना कर रहा है, उससे ये बात बिल्कुल सिद्ध हो रही है। चारों तरफ से मोदी जी घिर रहे हैं। अध्यक्ष पद का निर्णय इसलिए नहीं हो पा रहा है कि आरएसएस चाहता है ऐसा अध्यक्ष बीजेपी का बने जो मोदी जी को कंट्रोल में रखे, और मोदी जी चाहते हैं कि गुजरात लॉबी का कोई आदमी अध्यक्ष बने। अब देखते हैं कि आरएसएस जीतता है या बीजेपी जीतती है। हर आदमी मोदी जी को एक प्रकार से दोषी बता रहा है इस चुनाव की हार के लिए, और इसका सबसे बड़ा अगर दोषी है आज हिंदुस्तान की स्थिति के लिए तो गोदी मीडिया है। गोदी मीडिया ने जिस प्रकार से, और एग्जिट पोल करने वाले हैं, अगर सही मायने में देश की कानून व्यवस्था ठीक हो तो इन एग्जिट पोल करने वालों को और गोदी मीडिया वालों को जिन्होंने देश को गुमराह किया है, इनको दंडित करना चाहिए, इन पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जी, ठीक बात कह रहे हैं सर आप। और आप जो आरएसएस की बात की जा रही है, तो आरएसएस के जो नेता हैं इंद्रेश कुमार, पहले तो आरएसएस के जो संघ प्रमुख है मोहन भागवत, उन्होंने तो इशारों में कहा, लेकिन इंद्रेश कुमार ने सीधे तौर पर नाम लेते हुए कह दिया कि इसीलिए 240 सीटें आई हैं क्योंकि राम जी ने अहंकार तोड़ दिया। इसके बाद पता नहीं क्या हुआ कि अचानक से वो बदल गए, और आज आज जो उन्होंने बयान दिया और कल जो बयान दिया था, उनमें जो है जमीन आसमान का फर्क है। तो ये पलटी मार जो पॉलिटिक्स हो रही है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, पहला स्टेटमेंट जो होता है वो अपने मकसद को सर्व कर देता है, उसके बाद जो दूसरा स्टेटमेंट होता है उसको नहीं हो। जैसे आकाश आनंद ने, मायावती के भतीजे ने जो पहला स्टेटमेंट दिया था, जो बीजेपी के बारे में उन्होंने कहा था, वो असली स्टेटमेंट था और उसने देश की जनता पे असर कर दिया। उसके बाद उनपे क्या हुआ, उनको हटा दिया गया, उत्तराधिकारी मायावती ने हटा दिया, सब कुछ किया, उसका कोई मतलब नहीं है। देखिए, जो पहला स्टेटमेंट है उसने जमीन पे अपना अंदर तक काम कर दिया, और ये मानी बात है आज की तारीख में। अगर गुजरात लॉबी जो है सक्सेसफुल होती है, इसका माने आरएसएस ने अपनी प्रासंगिकता बिल्कुल खत्म कर दी है और इररिलेवेंट हो गई है आरएसएस। और आरएसएस में बेचारे सुबह जाके जो शाखा में दंड पेलते हैं और वहां जाके गाना गाते हैं और डंडा वंडा लगा के पता नहीं क्या क्या करते हैं, इसका माने जो उन्होंने निस्वार्थ सेवा बीजेपी को सत्ता में पहुंचाने के लिए की है, उनको दुत्कार दिया है बीजेपी ने, उनको एक प्रकार से दोषी मान के और उनको कमजोर मान के उनको छोड़ दिया है। तो जिनके कंधे पे सवार होके बीजेपी आई है, अगर उसको छोड़ सकती है, जिस प्रकार से उन्होंने अकाली दल को खत्म किया, शिवसेना को खत्म किया, बीआरएस को खत्म किया, उधर वाईएसआर कांग्रेस को खत्म किया, इधर इंडियन नेशनल लोकदल को खत्म किया, सारे अपने सहयोगी दल को खत्म किया, तो सबसे बड़े सहयोगी जिसने बीजेपी को इस स्थिति तक पहुंचाया है आरएसएस, आज के तारीख में उसको भी धता बता दी है, उसको भी धक्का मार दिया है। तो ये लोगों को समझना चाहिए कि आज के तारीख में जो इस समय गुजरात लॉबी के साथ खड़े हुए हैं वो आग से खेल रहे हैं, कल उनका भी नंबर आएगा। तो देश हित में, राष्ट्र हित में ये ऐसी सरकार की आज आवश्यकता है जो सरकार 142 करोड़ लोगों को साथ लेके चले और कोई भी धार्मिक विद्वेष और जाति विद्वेष इस हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में ना हो। बिल्कुल सर। और जहां हम यूपी की बात कर रहे हैं, जो नेता यहाँ पर एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, कहीं संजीव बालियान की बात कर ले या ओम प्रकाश राजभर की बात कर ले, संगीत सोम की बात कर ले, इसके बाद अब जो है एक खबर आ रही है कि जो है एक जो वरिष्ठ पत्रकार है श्यामलाल यादव, उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस से जो है वो जुड़े हुए हैं, और उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि 2022 के चुनाव से पहले यूपी में सीएम योगी को हटाने की पूरी तैयारी थी, लेकिन बीजेपी आलाकमान को पता था कि अगर चलती सरकार में योगी आदित्यनाथ को हटाया गया तो पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। और अब क्या आपको लगता है कि इस चुनाव में भी यही देखते हुए ये सारी चीजें की जा रही थी, लेकिन दांव जो है पूरी तरह से उल्टा पड़ गया, ये दांव जो है पीएम मोदी पर ही भारी पड़ गया?
देखिए, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी की छवि मोदी जी से कम नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश के अंदर 15% लोग मोदी जी के अंधभक्त हैं तो 15% लोग योगी जी के अंधभक्त हैं। अच्छा, योगी जी के साथ एक स्थिति है, सही में वो एक मठ के मठाधीश हैं। मोदी जी तो अपनी कहानियां बनानी पड़ती हैं, उनको जाके योग करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, लेकिन एक गोरखपुर पीठ की, जो गोरख पीठ की एक परंपरा है, योगी जी उसके ध्वजावाहक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और उनका एक सपोर्ट बेस है, ये भी सही बात है। यह भी सही बात है कि मनोज सिन्हा को चीफ मिनिस्टर बनाने का निर्णय केंद्र सरकार ने ले लिया था, मोदी जी ने ले लिया था, लेकिन आरएसएस का दबाव था। आरएसएस के दबाव के कारण योगी जी को, अच्छा, योगी जी को पसंद अमित शाह इसलिए नहीं करते हैं कि नंबर 2 की लड़ाई है। मोदी जी अब मार्गदर्शन मंडल में 1 साल के बाद जाने वाले हैं, बल्कि अगर आप उनकी वेबसाइट देखेंगे बीजेपी की, तो आज के तारीख में मोदी जी मार्गदर्शन मंडली में हैं। अब ये कैसे गलती उन्होंने की है मुझे नहीं पता है। मोदी जी मार्गदर्शन मंडल में एलके आडवाणी जी के साथ है। तो असल में प्रश्न अब यह है कि योगी जी अगले नंबर 2 होंगे या अमित शाह होंगे, ये लड़ाई चल रही है। अच्छा, ये बात बिल्कुल पक्की है, आज के तारीख में योगी जी की पकड़ उत्तर प्रदेश के अंदर इतनी ज्यादा है कि अगर योगी जी को छेड़ने का प्रयास हुआ, और योगी जी से का समर्थन आरएसएस कर रहा है, आरएसएस की पसंद है योगी जी, तो ये बिल्कुल स्पष्ट बात है कि योगी जी को अगर छेड़ेंगे तो उत्तर प्रदेश में क्या, पूरे नॉर्दर्न बेल्ट में जहां बीजेपी को मध्य प्रदेश वगैरह में आज सीटें मिली हैं, बिहार में सीटें मिली हैं, वो भी नहीं मिलेंगी। और सवर्ण ने, देखिए एक और चीज नोट कीजिएगा, अगर आप एनालिसिस करेंगे 85% सवर्णों ने बीजेपी को वोट दिया है। माने दूसरे सामाजिक, उनको तो ये लोग जातिवादी बताते हैं। अगर दलित वोट देते हैं बहन जी को तो उनको जातिवादी बताते हैं, मुसलमान अगर कांग्रेस को वोट देते हैं तो उनको जातिवादी बताते हैं, और 85% सवर्ण अगर बीजेपी को वोट देते हैं तो उनको जातिवादी नहीं बताते, क्योंकि बीजेपी में वो देखते हैं एक संभावना कि वहां पे मनुवाद आ जाएगा, और मनुवाद के बाद केवल सवर्णों का राज हिंदुस्तान के अंदर होगा, इसलिए वो बीजेपी को वोट देते हैं। अच्छा, यही भावना, क्योंकि पीडीए की भावना अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में जगाई और दलितों को और ओबीसी को यह बताने का प्रयास किया कि बीजेपी केवल सवर्णों के वोट पे आधारित पार्टी है, बाकी को तो ये गुमराह करके वोट ले लेती है, और गोदी मीडिया के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों का मति भ्रम करके वोट ले लेती है। असल मायने में जैसे पुराने समय में हम लोग कहा करते थे, ये सवर्णों की पार्टी है बीजेपी। और अखिलेश यादव ने क्योंकि इसको पीडीए की पार्टी बना दिया, समाजवादी पार्टी को, और क्योंकि दलितों का और मुसलमानों का पूरा समर्थन कांग्रेस के साथ था राहुल गांधी की पदयात्रा के बाद, इसलिए इस प्रकार का रिजल्ट आया है। अब ये पोलराइजेशन और ज्यादा तेज होता जा रहा है। अब ये योगी जी को छेड़ना तो चाहते हैं, अगर आज अमित शाह की चले तो योगी जी को कल बर्खास्त कर दें, लेकिन वो जानते हैं कि योगी जी को बर्दाश्त करेंगे तो ये जो सवर्ण वोट बैंक है ये भी 50% टूट जाएगा। और योगी जी ने पहले भी इंडिपेंडेंट अपनी अलग से इलेक्शन लड़ाया है गोरखपुर के आसपास, अगर इलेक्शन लड़ा देंगे तो सारी सीटें बीजेपी हार जाएगी, इसलिए योगी जी को छेड़ना चाहते हैं लेकिन छेड़ नहीं पा रहे हैं। जी सर, यहाँ पर योगी जी को छेड़ना चाहते हैं और महाराष्ट्र में जो है अजीत पवार को बाहर करना चाहते हैं, और अब अजीत पवार भी खुलकर सामने आ गए हैं। जैसा कि शिंदे ने अभी 2 दिनों पहले ही कहा था कि 400 पार के दावे का हमें नुकसान हुआ है, और आज अजीत पवार जो है वो कह रहे हैं कि चुनाव के बीच ही प्याज का जो मुद्दा है वो जोर पकड़ने लगा था महाराष्ट्र में, और प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध की वजह से दाम कम हो गए थे, इससे किसान नाराज थे। और हमने केंद्र को ऐसे कई उपाय बताए थे जिससे प्याज उत्पादक और उपभोक्ता दोनों ही खुश हो सकते थे। हालांकि इस पर ध्यान न देने की वजह से सीटों पर महायुति की सरकार को नुकसान झेलना पड़ा है। तो ये भी एक तरह से केंद्र सरकार को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि हमने तो केंद्र सरकार को बताया था लेकिन उन्होंने सुना नहीं, इसी का नुकसान हुआ है। और ठीकरा जो है वो फोड़ा जा रहा है अजीत पवार पर कि आप तो एक ही सीट लेकर आए हैं। देखिए, ये वास्तविकता है ये जो अजीत पवार कह रहे हैं, क्योंकि अगर पिछले सालों के अंदर देखें, जब भी प्रोडक्शन कम होता है और किसानों को कुछ फायदा मिलने की बात होती है, इंपोर्ट कर लेते हैं, और जब भी प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज्यादा होता है और किसानों को कुछ लाभ मिलने की संभावना होती है, एक्सपोर्ट करके कुछ पैसा कमा लेते हैं, तो एक्सपोर्ट को बैन कर देते हैं, क्योंकि इनके पूंजीपति मित्र जो हैं वो दाल इंपोर्ट कर लेते हैं और उसको ज्यादा दाम पे यहां बेच देते हैं। 232 रुपए की दाल हो गई है। यहां तक स्थिति है, गेहूं के मामले में इतना ज्यादा आत्मनिर्भर हिंदुस्तान था, आज खबर इस प्रकार की है कि इस बार इनको आयात करना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने जिस प्रकार की इनकी कुरीतियां हैं, देखिए एंटी फार्मर है बिल्कुल बीजेपी, इसमें कहीं कोई शक नहीं,
ये पूंजीपतियों को फायदा देना चाहती है, लेकिन ये कृषि उत्पादकों को और छोटे लोगों को, छोटे उद्योगों को, छोटे दुकानदारों को फायदा नहीं देना चाहती है। ये प्रो कैपिटलिस्ट सरकार है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। तो अजीत पवार ने बिल्कुल ये सही बात कही है, और यही कारण है कि आज की तारीख में जो किसान वर्ग है वो बीजेपी के खिलाफ है। जो पैसे वाले लोग हैं, जो उच्च मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो फिल्दी रिच हैं, वो बीजेपी के साथ हैं, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं। अर्बन रिच जो है वो बीजेपी के साथ हैं, या जो लोग जो है मति भ्रम में अभी पड़े हुए हैं, हिंदू मुसलमान के चक्कर में पड़े हुए हैं, वो बीजेपी के साथ है। लेकिन जिनको हिंदुस्तान का, जिनको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से प्यार है, जिनको अपने हिंदुस्तान के 142 करोड़ लोगों से प्यार है, वो समझ रहे हैं कि देश के अंदर संविधान लोकतंत्र को बचाना आवश्यक है। तो जो अजीत पवार कह रहे हैं, चाहे वो एनडीए सरकार में हो, उनके गठबंधन में हो, लेकिन ये बात जो उन्होंने कही है बिल्कुल सही है। बीजेपी सरकार किसान विरोधी सरकार। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं सर आप। और हम देख रहे हैं कि लगातार इस तरह की चीजें जो है वो सामने आ रही हैं, बीजेपी को लेकर हो, एनडीए को लेकर हो, और अब तो जो है खुलकर विरोध के स्वर सामने आ गए। सर बिहार में भी, अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार के जो सांसद है वो खुलकर सामने आ गए हैं, और उन्होंने सम्राट चौधरी को लेकर कई तरह की बातें कही है। उन्होंने कहा है कि अपने समाज तक का, अपने समाज का वोट जो है वो ट्रांसफर नहीं करा पाए, ये समाज सम्राट चौधरी को लेकर कहा गया है ये। और बीजेपी की तरफ से अब बीजेपी में भी कौन वहां का चेहरा होगा, कौन बनेगा बीजेपी का चेहरा, इसको लेकर भी अब टकराव हो रहा है बिहार में। तो जाहिर तौर पर इसका जो नुकसान है वो सीधे तौर पर विधानसभा चुनावों में तो जो है देखने को मिलेगा। नहीं, है ही नहीं उनके पास कोई चेहरा। वास्तविकता में बीजेपी की, देखिए जेडीयू के साथ एक फायदा है, नीतीश कुमार उनके पास हैं, आरजेडी के पास फायदा है, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव उनके पास चेहरा है। आज बीजेपी के पास आप नाम बता दीजिए ना कौन चेहरा है। सम्राट चौधरी के पास संभावना थी। सम्राट चौधरी शकुनी चौधरी के बेटे हैं, कुशवाहा जाति से आते हैं, उनका अच्छा खासा वहां पे प्रभाव था शकुनी चौधरी का। लेकिन सम्राट चौधरी ने अपने बड़बोलेपन से और जिस प्रकार से उन्होंने स्टेटमेंट दिए हैं, और आज भी पगड़ी बांधे घूम रहे हैं, और पगड़ी उन्होंने बांधी थी कि मैं नीतीश कुमार को सत्ताच्युत करूंगा तब ये पगड़ी उतारूंगा, और उन्हीं के डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं, पगड़ी बांधे घूम रहे हैं। तो देखिए इस प्रकार की विवेकपूर्ण जो आपके व्यवहार है उससे जनता आपसे विमुख होती है। और एक व्यक्ति हैं और दो पद लिए हुए हैं, उम्र आपकी कुछ है नहीं, आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी बने हुए हैं और बिहार बीजेपी के अध्यक्ष भी बने हुए हैं। तो देखिए इसमें कहीं कोई बात नहीं है कि सुशील मोदी के जाने के बाद आज की तारीख में बिहार में बीजेपी के पास कोई नेता नहीं है, और नीतीश कुमार इसी का एडवांटेज लेके वहां पे असेंबली इलेक्शंस को प्रीपोन कराना चाहते हैं। अपने चेहरे पे वो इलेक्शन लड़ेंगे, और उसके बाद वो भी चाहेंगे ज्यादा सीटें मिले, आरजेडी भी ज्यादा सीटें लड़के जीतने का प्रयास करेगी, और हो सकता है कि इस बार विधानसभा में बीजेपी नंबर 3 की पार्टी हो जाए। जी सर। और सर ये जो आरएसएस और बीजेपी की राजनीति चल रही है, इसको लेकर जो वरिष्ठ पत्रकार है केपी मलिक, उन्होंने एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया है, और वो लिखते हैं कि अब जो है परतें खुल रही है, और संघ चाहता था कि मोदी के अलावा भाजपा का कोई और नेता प्रधानमंत्री बने। इसके लिए भाजपा संसदीय दल की बैठक में किसी और नेता को चुनने की योजना बनाई गई थी, लेकिन मोदी शाह ने बड़ी चालाकी करते हुए भाजपा संसदीय दल की बैठक ही नहीं होने दी। उन्होंने सीधे एनडीए की बैठक बुला ली, और उसमें भी भाजपा सांसदों के अलावा पार्टी के मुख्यमंत्री और अन्य नेता बुला लिए गए। अब मोदी जी ने अपने आप को नेता चुनने का प्रस्ताव पास करवा लिया, लेकिन भाजपा के सांसदों ने उन्हें अपना नेता वास्तव में चुना या नहीं चुना ये किसी को पता ही नहीं। और साल 2014 और 2019 में मोदी जी भाजपा के संसदीय दल के नेता चुने गए थे, एनडीए के नहीं। इस बार ऐसा क्यों हुआ? राजनीतिक दल केवल अपने अपने संसदीय दलों के नेता ही चुन सकते हैं और दूसरी पार्टी को केवल समर्थन दे सकते हैं, लेकिन यहाँ कुछ बड़ा गेम हुआ है। इस सारे घटनाक्रम से आहत होकर ही संघ के बयान आ रहे हैं, और खेल अभी होना बाकी है। उनकी इस टिप्पणी पर क्या कहेंगे सर? देखिए बिल्कुल सही बात है। जिस दिन सभापति पद का चुनाव होगा, और इस बार इंडिया अलायंस को अपना कैंडिडेट खड़ा करना चाहिए, और उस कैंडिडेट को खड़ा करना चाहिए जो आसाम से व्यक्ति है, जिसने 11 लाख वोट से हराया है, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मार्जिन पे हराया है। चंद्रबाबू नायडू को भी सोचने में मजबूर होना पड़ेगा, और नीतीश कुमार को भी सोचने में मजबूर होना पड़ेगा।
और सभापति पद, और उसमें 40-50 अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी एब्सटेन कर जाएं केवल, क्योंकि संघ की बैकग्राउंड होगी, संघ का पृष्ठभूमि होगी कि ठीक है आपने संसदीय दल की बैठक नहीं बुलाई और उसमें नेता नहीं चुने गए, सभापति पद में ही हम आपके कैंडिडेट को हरा देंगे। अभी तो आरएसएस ये कोशिश कर रहा है कि सभापति पद पर और अध्यक्ष पद पर वो अपना आदमी बिठाए। मोदी जी उसके लिए तैयार नहीं है, इसलिए 3-4 दिन हो गए हैं बीजेपी अध्यक्ष पद पर अभी खींचतान चल रही है। आरएसएस अपना आदमी बिठाना चाहती है और बीजेपी अपना आदमी बिठाना चाहती है। तो देखिए ये चीजें दो, ये जब पद निर्णय हो जाएगा उसके बाद पता चल जाएगा। लेकिन बीजेपी और गुजरात लॉबी जिस प्रकार से ये कोशिश कर रही है, और कुछ लोग उनकी जो कैपिटलिस्ट लॉबी है उनकी, अब देखिए बिहार के अंदर ईडी पहुंच गई, सीबीआई पहुंच गई कि नहीं पहुंच गई, और पुराने केस में जो जेडीयू के लोग जिसमें इन्वॉल्व हैं उस केस को खोलना शुरू कर दिया कि नहीं कर दिया। तो जो हम लोग कह रहे थे कि अभी टीडीपी की अभी ईडी रेड करेंगे, ये चंद्रबाबू नायडू को भी हो सकता है जेल के अंदर डाल दें, ये नीतीश कुमार को भी जेल के अंदर डाल दें, और बाद में कहेंगे साहब बेईमान लोग थे, इनकी हमें क्या जरूरत है, और देखिए क्योंकि हम बेईमानी के खिलाफ लड़ रहे हैं इसलिए हमें सत्ता से हटाने की। तो इसलिए सावधान हो जाने की आवश्यकता है एकनाथ शिंदे को और अजीत पवार को और नीतीश कुमार। अब नहीं सावधान होते, वो राजनीतिज्ञ हैं भैया, वो राजनीति जानते हैं, मैं राजनीति तो मुझे आती नहीं, मैं तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का प्रोफेसर हूं, जो मुझे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में पढ़ा है। और जिस प्रकार से बिहार के अंदर ईडी सीबीआई पहुंच गई है, उससे लगता है कि नीतीश कुमार अगर सावधान नहीं हुए तो ये उसी प्रकार की गच्चा देंगे जैसे मनीष सिसोदिया 2 साल से जेल के अंदर पड़े हुए हैं और अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अंदर जेल में पड़े हुए हैं। तो कल ये स्थिति ना पैदा हो तो एक लोकतांत्रिक संवैधानिक अधिकार वाली एक सरकार को चुनना, और ऐसे लोगों को, बीजेपी से किसी को कोई परेशानी नहीं है। आज नितिन गडकरी अगर प्रधानमंत्री बन जाए, निधि कोई परेशानी नहीं है। देखेंगे और उस कार्यक्रम में देखेंगे कि अगर जो नितिन गडकरी हैं वो किसानों के बारे में सोचेंगे, देश के युवाओं के बारे में सोचेंगे, नीट परीक्षा में जो बेईमानी हुई है उनको जेल भेजेंगे और परीक्षा को दोबारा कराएंगे। ये नहीं कि कुछ छात्रों की, क्योंकि हिंदुस्तान के 25-26 लाख बच्चों से, आप समझ लीजिए 25-26 लाख बच्चे परीक्षा में नहीं बैठे थे, उनके माँ बाप परीक्षा में बैठे थे, उनके भाई बहन परीक्षा में बैठे थे, और पूरे हिंदुस्तान की 10% पॉपुलेशन इसमें इन्वॉल्व है, और वहां इतनी बड़ी बेईमानी हो गई है, व्यापम 2 हो गया है, लाखों करोड़ों रुपए का खेल हो गया है। ये साफ पता चला है लोगों के अरेस्ट होने पे कि पेपर लीक आउट हो गया था, एक दिन पहले आउट हो गया था, बच्चों को रटाया गया था, बच्चों को पूरे और ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, पूरी बेईमानी हुई है। तो जो लोग इसमें बेईमानी में इन्वॉल्व हैं उनको तुरंत जेल के अंदर अरेस्ट करके भेजना चाहिए, चाहे वो आरएसएस के कार्यकर्ता हो, चाहे वो बीजेपी के कार्यकर्ता हो। बिल्कुल सर, और आप नीट की बात कर रहे हो, नीट में तो मतलब छात्र छात्रा इतना ज्यादा आहत है, इतना ज्यादा आहत है कि उनका कहना परीक्षा नहीं दूंगी, कभी नहीं बैठूंगी। और जाहिर तौर पर ये बहुत ही दुखी करने वाली बात है, जिसने शुरू से सपना देखा हो और इसके बाद इस तरह से जो तोड़ा जाता है छात्रों का सपना, इसी को लेकर जो है गुस्सा था जो बेरोजगार हैं, जो छात्र हैं, जो युवा हैं उनमें। और इसके बाद अब आपको नहीं लगता कि जब मोदी सरकार वापस आ गई तो काफी निराशा जो है वो छात्रों में देखने को फिर से मिल रही है? एक बच्चे को मैं सुन रहा था, एक डिबेट हो रही थी, उसमें उन बच्चों को जो नीट में थे उनसे पूछा गया तो वो बच्चे ने बताया मेरे 620 नंबर आए हैं, मुझे सरकारी तो नहीं मिलेगा मेडिकल कॉलेज, मुझे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। अब प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 1 करोड़ रुपए की फीस है, मेरे माँ बाप नहीं दे पाएंगे, मैं अपना मेडिकल का, मेरे को अपना सपना छोड़ना पड़ेगा। अब आप सोचिए, हिंदुस्तान के 90% बच्चे ऐसे हैं जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में नहीं पढ़ सकते। इसका माने देश के अंदर क्या इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में जो सरकारी संस्थाएं हैं जहां सस्ती फीस की आवश्यकता है, जहां गरीब घर का बच्चा पढ़ सकता है, उसको आप पढ़ने से वंचित कर देंगे। आप जेएनयू के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? क्योंकि जेएनयू में दलित छात्र पढ़ते हैं, SC ST छात्र पढ़ते हैं, गांव के बच्चे पढ़ते हैं, गरीब बच्चे पढ़ते हैं। और जेएनयू के पीछे इसलिए पढ़ेंगे वहां गरीब बच्चे पढ़ते हैं क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में, एमिटी यूनिवर्सिटी में और IIM में और दुनिया भर के जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं वहां 14-14, 15-15, 20-20 लाख की फीस कौन बच्चा बेचारा देगा? उसको नौकरी का भरोसा नहीं है। अरे बाप अपना खेत भी बेच के अगर 20 लाख की फीस भर के MBA और इंजीनियरिंग करा दे बच्चे की और बाद में नौकरी न मिले तो क्या करे? सरकारी स्कूल कॉलेजेस का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, हॉस्पिटल्स का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, हर चीज का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, यहाँ पे पॉलिटेक्निक्स का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है।
जहां 2-2 हजार रुपए की फीस में बच्चे पढ़ लेते थे, अब 1-1 लाख रुपए की फीस हो रही है। इसका माने गरीबों को, दलितों को, ओबीसी को आप पढ़ने से वंचित करना चाह रहे हैं। और नीट परीक्षा में आप नोट कर लीजिए, जिन बच्चों को टॉपर दिखाया गया, अगर इनका आर्थिक बैकग्राउंड आप चेक करा ले, ये सब अमीर लोग होंगे, पैसा दे के, पैसा खर्च करके, घूस दे के सब सेलेक्ट हुए होंगे। इसमें गरीब घर का बरका एक भी नहीं मिलेगा। अभी तक किसी ने भी इस पे निगाह नहीं डाली है। जितने बच्चों ने टॉप किया है, जरा उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि चेक करा लीजिए, और जिन अधिकारियों ने ये नीट परीक्षा कराई है, उनकी आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी भी आप देख लीजिएगा। जो लोग पहले स्कूटर से चलते होंगे या i20 से चलते होंगे, आजकल मर्सिडीज और ऑडीज चल रहे होंगे, क्योंकि लाखों करोड़ों अरबों रुपए का खेल हुआ है और मेरे देश के बच्चों के साथ अन्याय हुआ है, उनके साथ खिलवाड़ हुआ है। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं सर आप। और जाहिर तौर पर बच्चों के मन में काफी ज्यादा निराशा है और इस तरह की बातें जो सामने आ रही हैं काफी दुखी करने वाली हैं। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इस चर्चा के लिए। तो आप देख रहे हैं आज की चर्चा हमने की कि महाराष्ट्र, बिहार और यूपी में लगातार बीजेपी के में तमाम रार जो है वो देखने को मिल रही है। कैसी लगी आपको ये चर्चा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी। नमस्कार।